नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन के बारे में। जो लोग क्वालिटी डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं या QMS डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं या फिर स्टैंडर्ड रूम के अंदर काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बनी हुई है। इसके अंदर हम एक ऑटोमेटेड कैलिब्रेशन का सिस्टम विद डैशबोर्ड वो भी एक्सप्लेन करेंगे आपको कि भैया अगर हमने ऑटोमेटेड तरीके से पूरा कैलिब्रेशन का सिस्टम मॉनिटर करना है तो उसको कैसे मॉनिटर करें। साथ ही साथ कैलिब्रेशन क्या होता है, क्यों करना जरूरी होता है, कैसे किया जाता है, कैलिब्रेशन के स्टेप्स क्या हैं, वो भी हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है और एक स्टिकर दिखाई दे रहा है। तो अगर आप प्रोडक्शन फ्लोर के अंदर काम करते हैं, ठीक है, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे आप प्रोडक्शन में हो, चाहे आप क्वालिटी में हो, चाहे आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर हो, तो आपने गौर किया होगा कि इस तरीके का आपको स्टिकर या जो बड़ी मशीनें हैं उसके ऊपर इस तरीके का स्टिकर आपको मिल जाएगा। कुछ लोगों की तो ऑब्जर्वेंस अच्छी होती है, ठीक है, मान लो नए नए आए, उन्होंने ऑब्जर्व किया भाई ये स्टिकर लगा क्यों है, उसके बारे में थोड़ा बहुत एक दूसरे से किसी से पूछा या गूगल कर दिया या AI से पूछ लिया तो पता चल गया कि भाई ये किस लिए लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं, जो नए नए लोग आते हैं, वो बस लगे पड़े हैं, उनको इसका कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, ये जो स्टिकर लगाया जाता है वो कैलिब्रेशन करने के बाद लगाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि कैलिब्रेट हो रखा है ये इंस्ट्रूमेंट या नहीं हो रखा है। अब ये कैलिब्रेशन क्या होता है वो समझ लेते हैं। कैलिब्रेशन का मतलब है कि यदि हम कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैं कोई वर्नियर इस्तेमाल कर रहा हूं जो बना है 0 से लेकर के 200 mm तक मेजर करने के लिए, ठीक है। तो कैलिब्रेशन का क्या मतलब है, मैं उसको दूसरे किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस से चेक करूंगा, ठीक है। तो जैसे वर्नियर के केस में क्या हो सकती है, वो स्लिप गेज हो सकती है कि मैं उसको चेक करूंगा कि जब मैं इसको यहाँ 50 पे ले जाके चेक कर रहा हूं तो रीडिंग जो इसके अंदर है इंस्ट्रूमेंट के अंदर तो 50 आ रही है, लेकिन जो मैंने स्लिप गेज लगाई है 49.95 की लगाई है, ठीक है, या मैंने वो लगा दी है 50.10 की, ठीक है। तो क्या पता चला, इसमें 0.1 का यहाँ पे एरर हो गया, 0.1 का, और यहाँ पे कितना हो गया 0.5 का एरर हो गया, ठीक है। तो एरर आने से क्या होगा कि वो जो आप कंपोनेंट बना रहे हो, ठीक है, कंपोनेंट आप बना रहे हो, आप देखे जा रहे हो, आपको लग रहा है कि पार्ट तो मैं ओके बना रहा हूं, लेकिन जब कस्टमर एंड पे जाएगा, जब वहां फिटमेंट में दिक्कत आएगी, जब कहीं पे पार्ट जाके फिट होना होगा और वो आउट ऑफ टॉलरेंस बन गया होगा कि उसकी जो टॉलरेंस है वो सही नहीं होगी, तो आपका पार्ट क्या है, फिट नहीं हुआ, तो पार्ट की रिजेक्शन आ जाएगी। सिर्फ कस्टमर एंड की बात नहीं है कि आप इनिशियल से लेकर के चल रहे हो और वहां किसी इनिशियल स्टेज पे जो है इंस्ट्रूमेंट जो है खराब है, कैलिब्रेटेड नहीं है, रीडिंग सही नहीं दिखा रहा है, तो भैया आपने अगले पे चेक कर लिया, वहां 20 मान लो ऑलमोस्ट सेम इंस्ट्रूमेंट था, लेकिन जब तीसरी या चौथी स्टेज पे पहुंचा तो पता चला ये साइज तो गलत ही बन गया है। वो क्यों बना, क्योंकि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही नहीं था, और सही नहीं था तो हमसे क्या गलती हुई कि हमने उसको एक सेट फ्रीक्वेंसी पे कैलिब्रेट नहीं किया या नहीं करवाया। तो कैलिब्रेशन का मतलब यही है कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, जो जिस मेजरमेंट को जिस एक्यूरेसी से मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बना है, क्या वह उसको कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको हम कैलिब्रेशन के दौरान चेक करते हैं। और कुछ इंस्ट्रूमेंट को हाफ ईयरली चेक किया जाता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट को ईयरली चेक किया जाता है, ठीक है, और कुछ इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं हम 3 ईयर में भी चेक करें। ये डिपेंड करता है किस पे, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज क्या है, कि आप कितना फ्रिक्वेंटली किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हो। जितना ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करोगे तो उससे क्या होगा, उसके अंदर घिसाव आएगा, जिसको हम वियर एंड टीयर कहते हैं, ठीक है। एक तो है कि इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल रखा है, महीने में एक बार निकलता है, एक साइज चेक किया, उसको उठा करके फिर से रख दिया, वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है।
और एक ऐसा है कि आप पता चला उससे दिन के 1000 पीस चेक कर रहे हो, ठीक है। जैसे कोई प्लग गेज है, प्लग गेज से आप क्या कर रहे हो, दिन के 1000 पीस चेक कर रहे हो, तो क्या होगा, जितनी बार उसको आप लगाओगे आईडी के अंदर उतनी बार जो है वो उसके अंदर वियर एंड टियर होगा और उसका साइज माइनस हो सकता है। तो इसलिए क्या है, हमने कैलिब्रेट करना है ये देखने के लिए कि मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही रीडिंग नहीं दिखा रहा या दिखा रहा है, क्योंकि सारा खेल ही मेजरमेंट का है। अगर मेजरमेंट ही गलत हो गई तो भैया सब कुछ गलत हो जाएगा। आपने खबरें सुनी होंगी कि इधर से एक फ्लाईओवर इधर से बनाते हुए ला रहे थे, एक फ्लाईओवर इधर से, और बाहर जब वहां पहुंचे तो पता चला वहां पर 1 फुट का डिफरेंस आ गया, ठीक है। 1 फुट या तो ये ऊपर चला गया या ये नीचे चला गया या ये साइड में चला गया। क्यों? क्योंकि उसमें मेजरमेंट गलत हो गई। जब दोनों तरफ से बनाकर ला रहे थे तो उसकी मेजरमेंट, उसके एंगल, वो सारी चीजें सही से नहीं नापी गई और वो जाकर के फ्लाईओवर में जो पैसे लगे, समय लगा, वो सब बर्बाद हो गया। अब जुगाड़बाजी चलेगी। ऐसे इंडस्ट्री के अंदर होता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट नहीं है तो कस्टमर कंप्लेंट हमारी बढ़ सकती हैं, पार्ट रिजेक्शंस हमारे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए कैलिब्रेशन पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ जाता है, वियर एंड टियर आ जाता है, कि इसके अंदर एक घिसाव आ जाता है, ठीक है। एक तो है वियर जिसके अंदर वो चल रहा है, यूज हो रहा है, घिसाव आ रहा है। एक है टियर, मैं उसको उठा के ऐसे फेंक देता हूँ, ठीक है, या जब उसको रखता हूँ तो ऐसे खुले में फेंक दिया, रख दिया, उसको साफ से तमीज से उठा करके नहीं रखा। तो वियर और जो टियर आया उसकी वजह से मेरा इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो मेजरमेंट की दिक्कत है वो आ सकती है, उसकी एक्यूरेसी खराब हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए उसको कैलिब्रेट करना है। कब करना है? जब हमारा जो मैन्युफैक्चरर है जिससे हमने ये इंस्ट्रूमेंट लिया, जैसे ये माइक्रोमीटर जिससे लिया, या तो वो बोल रहा है हमें कि इसको हर 6 महीने में आप कैलिब्रेट करो, या फिर जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज है, FAU फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज है, उसके बेस पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसको हमने 6 मंथ में कराना है या 12 मंथ्स में कराना है, या हो सकता है हमें 3 मंथ्स में भी करना पड़े। जैसे प्लग गेजेस वगैरह जो लाइन पे चलते हैं, जो ऑपरेटर वगैरह यूज करते हैं, तो उसको हमने 3 मंथ में या 1 मंथ में करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा वो वियर एंड टियर उनके अंदर हो रहा है और वहीं से सारी रिजेक्शन जनरेट हो सकती है। अब इसका जो प्रोसेस है वो कैसे चलता है? प्रोसेस, सबसे पहले हमने एनुअल कैलिब्रेशन प्लान बनाना होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमने एग्जिस्टिंग और न्यू इंस्ट्रूमेंट को अपडेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर हमने ये निकाला कि कौन कौन से मंथली बेसिस पे मेरे इंस्ट्रूमेंट पेंडिंग हैं जिनको मुझे कैलिब्रेट कराना है, ठीक है। उसके बाद आ गया, हमने क्या किया, उसको एक NABL अप्रूव्ड लैब पे भेजा। आपने सिर्फ NABL अप्रूव्ड लैब पर ही कराना है, ऐसा नहीं कहीं से भी करा लिया। उसके बाद में लैब ने उसको कैलिब्रेट किया। लैब भी वही कर सकती है जिसके स्कोप में है, मतलब जिसके दायरे में है कि हाँ मैं इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए मैं बनी हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक लैब है जो माइक्रोमीटर भी चेक कर सकती है और वही लैब जो है हमारा कोई डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है उसको भी चेक कर सकते हैं। अगर उनके पास उसको चेक करने के इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है तो उनके स्कोप में नहीं होगा। और ये स्कोप आप कैसे चेक कर सकते हो? NABL की वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हो कि ये जो लैब है जिससे हम कैलिब्रेट करा रहे हैं ये इस चीज को करने के लिए बनी है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, कैलिब्रेट कराया और इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आ गए, ठीक। इंस्ट्रूमेंट को हमने चेक किया, वेरीफाई किया, जो रेडी फॉर यूज हैं उनको हमने लिस्ट में अपडेट कर दिया कि भाई ये रेडी फॉर यूज है। जो कैलिब्रेशन के अंदर दिखा जिनके अंदर एरर है तो वो हमने डिसीजन लिया कि उसको रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसको हमने लिस्ट से हटा दिया या वहां पे अपडेट कर दिया कि ये इंस्ट्रूमेंट मेरा रिजेक्ट हो गया। दोस्तों अब फॉर्मेट देख लेते हैं कि अगर हमने कैलिब्रेशन को मेंटेन करना है तो उसका क्या फॉर्मेट होगा, उसको किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर कैलिब्रेशन को मॉनिटर करने का प्लान कम उसकी लिस्ट आ चुकी है, जिसके अंदर क्या है, स्टार्ट यहां से लेकर के अगर मैं बात करूं यहां तक, कॉलम G तक, इसके अंदर तो आ गई इंस्ट्रूमेंट की डिटेल कि भाई इंस्ट्रूमेंट का ID क्या है, इंस्ट्रूमेंट का नंबर क्या है, ठीक है, DHG डिजिटल हाइट गेज, डिजिटल हाइट गेज, डिजिटल वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो ये यहाँ तो हो गई इंस्ट्रूमेंट की ID, यहाँ आ गया नाम, ठीक है। इसके बाद हो गई रेंज कि वो किस रेंज का है, जैसे 0 से 300 वाला है, 0 से 300, ये 0 से 600 है, 0 से 300 है। उसके बाद हो गया मेक, किस कंपनी का है, ये इनसाइज का है, बेकर है, एरोस्पेस है, इनसाइज है, ठीक है। उसके बाद है उसका लीस्ट काउंट, यानी कि छोटे से छोटी जो हम मेजरमेंट उसके साथ कर सकते हैं, कितनी
छोटी मेजरमेंट कितनी एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, तो हम इसमें 0.01 mm तक मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया इसका लोकेशन कि ये मैंने कहाँ रखा हुआ है, स्टैंडर्ड रूम में रखा हुआ है या टूल रूम में रखा हुआ है या प्रोडक्शन फ्लोर पे मैंने इसको दिया हुआ है, तो यहाँ पे लोकेशन आ गई। यहाँ तो आ गई इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड डिटेल। इसके बाद आ जाती है यहाँ पर कैलिब्रेशन से कि लास्ट हमने इसका कैलिब्रेशन कब कराया था, 22/4/26 को। नेक्स्ट कब कराना है, 21/4/2027 को। रीजन फॉर कैलिब्रेशन क्या है भाई, रेगुलर है। ये भी हो सकता है कि डैमेज हो गया या कोई दिक्कत आ गई या हाथ से गिर गया या बहुत लंबे समय से यूज नहीं किया था, उसमें रस्टिंग आ गई, तो यहाँ पर आ जाएगा रीजन ऑफ कैलिब्रेशन। फिर है फ्रीक्वेंसी कि हम उसको हाफ ईयरली हमने कराना है, ईयरली कराना है, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके बाद में यहाँ पर हम बना लेते हैं पूरा प्लान। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, अप्रैल 27 से लेके 26 से लेकर के अप्रैल 27 तक का पूरा प्लान आ गया, ठीक है। ये वाले हमारे अप्रैल में होने हैं, ये वाले हमारे मई में होने हैं। तो जब होने हैं तो सर्कल इस तरीके से रहेगा, जब हो जाएंगे तो सर्कल को हम फिल कर देंगे। ये हो गया प्लान, ये हो गया एक्चुअल, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लास्ट में हमने पता चल गया कि अभी इसको कराने के लिए कितने दिन हमारे पास पेंडिंग है, और ये इंस्ट्रूमेंट ड्यू तो नहीं है कैलिब्रेशन के लिए। जैसे ये एक इंस्ट्रूमेंट ड्यू हो रहा है कि भाई 15 दिन इसके बचे हैं या इसमें एक्सेस हो गए, अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि ये 30/5 को होना था, तो इसका मतलब क्या है, -15 का मतलब है कि ये एक्सेस हो गए इसके 15 दिन और ये इंस्ट्रूमेंट हमारा निकल गया, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या इस तरीके से फॉर्मूले लगा रखे हैं कि आपको पता चल जाए कि ये इंस्ट्रूमेंट मेरा ड्यू होने वाला है और आप उसको आराम से कैलिब्रेट करा सको। दोस्तों जैसा ये आप फॉर्मेट देख रहे हो, ऐसे ही हमने 55+ फॉर्मेट्स बनाए हुए हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, क्वालिटी डिपार्टमेंट के, सेल्स के, परचेज के, स्टोर के, जिसके अंदर जैसे स्टॉक शीट है, कॉस्टिंग शीट है, डेली की प्रोडक्शन रिपोर्ट है, मेंटेनेंस की रिपोर्ट है। इस तरीके के फॉर्मेट्स हैं जिसके अंदर हमने आपको इन डेप्थ समझाया हुआ है कि फॉर्मेट को कैसे यूज करना है। यदि आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं और आपने यहाँ पर सोच रहे हैं कि सिस्टम की शुरुआत कैसे करें, तो हमारा ये जो कोर्स है 55+ फॉर्मेट्स, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है और फर्स्ट कमेंट में भी डाला हुआ है। इसके अलावा आप जाकर के हमारा जो ऐप है AYT इंडिया अकेडमी ऐप, उसके ऊपर भी जाकर के देख सकते हो, वहां पर भी आपको पूरी जानकारी मिल सकती है और आप उस कोर्स को बाय कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा हमने ना कैलिब्रेशन का एक पूरा का पूरा एक ऑटोमेटेड विद डैशबोर्ड सिस्टम भी बनाया हुआ है। उसको भी हमने अपनी एक वीडियो बना करके आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, नीचे मैं लिंक डाल दूंगा या आप हमारी वीडियो सर्च कर लेना, ऑटोमेटेड कैलिब्रेशन डैशबोर्ड सिस्टम AYT, वो आपके पास आ जाएगी। एक बार उसको भी समझ लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं कि अगर हमने बिल्कुल 100% ऑटोमेशन के साथ, कि जिसके अंदर हम जो रिकॉर्ड है, जो उसकी रिपोर्ट है कैलिब्रेशन की, वो भी हमारे पास सेव हो जाए इसके अंदर, वो भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। दोस्तों देखो, ये आपके पास आ गई लिस्ट एंड प्लान, सेम है इसके अंदर। ये लिस्ट हो गई, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का नाम, नंबर, इंस्ट्रूमेंट का सीरियल नंबर, मेक, लिस्ट काउंट, उसकी रेंज, कैलिब्रेशन की फ्रिक्वेंसी, उसकी लोकेशन। उसके बाद एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है कि उसके अंदर कितना एरर अलाउड है। फिर यहाँ पर आ गए हमारा कैलिब्रेशन किस किस मंथ में हमने उसको कैलिब्रेट कराना है, ठीक है। और यहाँ पर आ गया हमारा लास्ट कैलिब्रेशन कब हुआ था, नेक्स्ट कब है, ये इंस्ट्रूमेंट ड्यू तो नहीं है, और साथ ही साथ उसकी रिपोर्ट भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे प्रोसीजर इसके अंदर अपलोड किया हुआ है, ठीक है, उसके एज ए रेफरेंस के लिए, तो वो रिपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और ये चल कैसे रहा है, और इसके अंदर हमने हिस्ट्री कार्ड भी ऑटोमेटिक बनाया हुआ है कि आपको किसी एक इंस्ट्रूमेंट का हिस्ट्री देखनी है डिजिटल हाइट गेज की, तो वो हिस्ट्री आ गई कि वो इंस्ट्रूमेंट कब कब कैलिब्रेट हुआ, उसकी रिपोर्ट वगैरह आ गई। यहाँ पे प्रॉब्लम अगर कभी है तो वो आ गई, ठीक है। यहाँ पर आ गया लेटेस्ट रिपोर्ट की, अगर हमने लिंक देखना है वो आ गया, लास्ट कैलिब्रेशन कब हुआ था, नेक्स्ट कब होना है, साइज क्या है उसका, ठीक है। ये सारा उसने हिस्ट्री कार्ड से ऑटोमेटिक जो है अपना पिक कर लिया। जैसे सरफेस प्लेट का आ गया, इसके अंदर ये लूथरा की है, 134 इसका जो है सीरियल नंबर है, साइज ये है, ठीक है। जैसे आप यहाँ सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री कार्ड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। और इसको चलाने के लिए हमने क्या किया हुआ है, एक सिंपल फॉर्म बनाया हुआ है। आप फॉर्म खोलोगे, फॉर्म के अंदर आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की आईडी आ जाएगी। जैसे ये डिजिटल हाइट गेज है, हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से कैलिब्रेशन हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद ये आपसे डिटेल पूछेगा, कैलिब्रेशन कब किया, किस मास्टर इंस्ट्रूमेंट से किया, किस उस पर स्टिकर लगा था नहीं था, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी क्या थी,
तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको आपने सबमिट किया तो यहाँ पर आपको डिटेल उसकी पूरी की पूरी यहाँ भी मिल जाएगी और उसके हिस्ट्री कार्ड के अंदर भी मिल जाएगी। साथ ही साथ हमने यहाँ क्या कर रखा है, इसका डैशबोर्ड भी जनरेट कर सकता है। डैशबोर्ड के अंदर आपको क्या मिलेगा, जैसे ही आप यहाँ पर डैशबोर्ड को ओपन करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कितने इंस्ट्रूमेंट हैं वो ड्यू हैं कैलिब्रेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम गए ड्यू इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो यहाँ आ गया कि भैया हमारे जैसे जुलाई में ये 2 आ रहे हैं, ठीक है, ये आ रहे हैं यहाँ पर, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे ड्यू हैं कैलिब्रेशन के लिए। इसमें मंथ नहीं सिलेक्ट सही हो रखा, इसको एक बार, क्योंकि वो डेटा पुराना बना हुआ है, तो हम इसको कर देते हैं 1 जनवरी 2023 से लेकर के 30 जनवरी। तो ये आ गए हमारे टोटल 8 इंस्ट्रूमेंट हैं जो ड्यू है कैलिब्रेशन के लिए। ये मंथ वाइज आ गया, किस किस महीने में कितने इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट टाइप वाइज आ गया, ये यहाँ पर आ गया कैलिब्रेशन उसका डिटेल, कि अगर हमने उसकी रिपोर्ट भी जाकर के देखनी है और इंस्ट्रूमेंट डिटेल देखनी है तो वो भी हम देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है ये हमारा कोर्स है, ये हमारा कोर्स है ऑटोमेटेड कैलिब्रेशन डैशबोर्ड। ठीक है, गूगल बेस्ड सिस्टम, जिसके अंदर हम आपको ये पूरा का पूरा बनाना स्टार्ट से एंड तक सिखाएंगे। ठीक है, जिसके अंदर आपको ये पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी कि अगर आपको ये ऑटोमेटेड कैलिब्रेशन का डैशबोर्ड चलाना है तो वो कैसे चलेगा। साथ में आप इसमें ईमेल भी सेट कर सकते हो कि हर 15 दिन में आपको ईमेल आ जाए। दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो में आए हैं तो इसका मतलब है कि आपको कुछ हासिल करना है अपनी लाइफ में, कुछ आप सीखना चाहते हो, अपनी स्किल को अपग्रेड करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में एज ए अफर्मेशन, एज ए कमिटमेंट यस लिखना ना भूलें, जिससे हमें ये भी पता चलेगा कितने लोग हैं जो वीडियो एंड तक या लास्ट तक देखते हैं। साथ ही साथ दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, अपने कलीग के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे लिए यही मोटिवेशन है। अगर आप लोग ना इसको सब्सक्राइब करेंगे, ना शेयर करेंगे, ना वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं आएगा, हम ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाएंगे। क्योंकि देखो जैसे कोई एम्प्लॉई है, आप उसको सिर्फ इतना कह के मोटिवेट कर दो कि भाई तूने बहुत ही बढ़िया काम किया है, तो आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देगा। ऐसे हम भी क्या हैं, ह्यूमन है, चाहे हम टीचर हैं लेकिन हम भी एक ह्यूमन है। तो जिस वीडियोस पे ज़्यादा लाइक आते हैं, ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है तो उस तरीके की और वीडियोस बनाएं। इसी के साथ समाप्त करेंगे वीडियो को। धन्यवाद।